एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट का ये भाग 5 है। इसमें हम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज के इस भाग में, इस 5वें भाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, तो आप इसे पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जीके सुपरफास्ट के 4 भाग आ चुके हैं और ये 5वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये भाग का आज का पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान कौन सा मुगल इतिहासकार उपस्थित था? तो हल्दी घाटी जब युद्ध लड़ा गया था तो कौन सा इतिहासकार था? तो उस समय था, इसका सही आंसर है बदायूंनी। बदायूंनी हल्दी घाटी युद्ध के समय उपस्थित था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? तो प्रताप का अग्रगामी किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चंद्रसेन। चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ये मारवाड़ के राजा थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो कब हुई थी मुगल मेवाड़ संधि? तो ये हुई थी, इसका सही आंसर है 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, कछवाह वंश के किस शासक को 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर मिला? वो कौन सा शासक था जिसको जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब की सेवा करने का मौका मिला? तो इसका सही आंसर है जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। महाराजा जय सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया? और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है चारुमती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो किस युग में दशमलव प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था, सही आंसर है गुप्त युग। चलिए अब चलते हैं, तो गुप्त युग इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? भारत का नेपोलियन ये अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी VVI प्रश्न है ये। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, सही आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी VVI प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। ये इसका सही आंसर है। एक और प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है, फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ये कहाँ का था? तो ये चीन का निवासी था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज व अच्छा सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? और इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है कला और स्थापत्य के लिए। कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रचलित था या प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास की कौन सी कृति विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक में होती है? तो ये होती है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है दिनार। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फाहियान
किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। अभी हमने ऊपर आपको बताया, ये प्रश्न था कि फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वो चीन का निवासी था। वहीं हमने आपको बताया था कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, और ये प्रश्न यहाँ आ गया। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने आपको ऊपर ही बता दिया था, और यहाँ भी ये प्रश्न आ गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वो था वाकाटक वंश का शासक था। कौन? प्रवरसेन द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये है चंद्र की स्मृति में। कहाँ पे है? दिल्ली के महरौली के कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि भारतीय किस मुगल काल को या किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। या कौन से वंश के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है गुप्त काल के वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। इसका सही आंसर है क्या? मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम उदय कब हुआ? तो गुप्त काल में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। और एक और प्रश्न याद रखना है, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये था हरिसेन, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो कौन था विद्वान था जिसने गणित को एक पृथक विषय स्थापित किया? तो वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दिलाई या स्थापित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवम ये लिखा था। सही आंसर है कालिदास। आपको बता दें कि कालिदास की जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सभी के बारे में हमने जीके ट्रिक्स अपने एग्जाम द्वार चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जीके ट्रिक्स नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आपको कालिदास की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सभी के बारे में हमने वीडियो बना रखा है। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वो भी देख लो। उसमें कालिदास की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सभी को ट्रिक के माध्यम से हमने बताया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। कहाँ मिलेगा वो वीडियो? आपको एग्जाम द्वार के प्लेलिस्ट में जाइए और जीके ट्रिक्स एग्जाम द्वार प्लेलिस्ट के जीके ट्रिक्स के वीडियो में आपको कालिदास से संबंधित ट्रिक्स मिल जाएगा। उसमें आपको सभी पुस्तक ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। आपको बस एक बार वो वीडियो देखना है, आपको याद हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? कालिदास। कुमार संभवम किसकी पुस्तक है? तो ये कालिदास की पुस्तक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ग्राम गांव अनुदान में दिया था। तो ये दिया था, सही आंसर है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत। गुप्त काल में संस्कृत दरबारी भाषा थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मीन मूर्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अही क्षेत्र में पाई जाती है। गुप्त काल में गंगा और यमुना की नदियों की प्रसिद्ध मीन मूर्तियाँ कहाँ? अही क्षेत्र में इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ का संबंध है। अजंता कलाकृतियाँ का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है गुप्त काल से इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था?
अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो अजातशत्रु का उपनाम है कुनिक। कुनिक को ही अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या है? यहाँ ये सब छूट गया है। चलिए, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। धनी किसान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? तो भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था। इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा का प्रचलन किस ईस्वी में शुरू किया गया? तो ये 600 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था मुद्रा का प्रचलन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु के साथ हुआ था। अजातशत्रु ने पिता की हत्या की और बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया। किसके लिए? राज्य के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु का ही नाम था कुनिक, साथ ही ये हर्यक वंश का राजा था। कौन? अजातशत्रु। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र यानी पटना, उस समय का नाम था पाटलिपुत्र, अब का नाम है पटना, को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी इसका सही आंसर है। आपको बताते चले कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। काफ़ी VBI प्रश्न इसमें किए जा रहे हैं। जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी जीके सुपरफास्ट के भाग 5 में किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इसे पूरा यदि देखिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में से शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो ये की थी उदयन ने। उदयन ने ही अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और बाद में अपने पुत्र उदयन द्वारा इसकी भी हत्या कर दी गई। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस शासक को सोनिया यानी नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? कौन सा शासक था जिसने नियमित व अस्थायी सेना रखा? तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार ने अस्थायी और नियमित सेना रखने का प्रावधान किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध का प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था वृहदस्थ। वृहदस्थ मगध वंश का संस्थापक था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है हमारा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था अवंतिका। अगला प्रश्न है हमारा, और ये आज का यानी जीके सुपरफास्ट भाग 5 का ये अंतिम प्रश्न है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा। इसमें हमने 40 प्रश्न किए हैं। देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो ये था हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आया था। तो हेरोडोटस इसका सही आंसर है। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको एग्जाम द्वारा चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।